बहुत शुक्रिया। तिजारती वक्फे के बाद मैं सनम एजाज हालात वक़ात पे हमारी ख़ास नज़र JK स्पेशल में, और हालात वक़ात में सबसे पहले मुल्क के सबसे बड़े इंतखाबात, और इन इंतखाबात में अब दो नाम आमने सामने, और इन दो नामों में हिज़्ब इख्तिलाफ, हिज़्ब इक़्तिदार। हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से यशवंत सिन्हा, बीजेपी का एक वक्त का सबसे बड़ा नाम, यूँ कहें बड़ा नाम, और उसके बाद बीजेपी छोड़ ममता बनर्जी की पार्टी में शमूलियत, और फिर पिछले दिनों से लेके काफ़ी वक्त तक ये सियासत में चर्चे हो ही रहे थे कि आखिर मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौन नामजद होगा। कभी शरद पवार का नाम लिया गया, कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का नाम लिया गया, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब फ्रंट लाइन पे दौड़ते रहे, और कुल मिला के जब ममता बनर्जी ने फारूक अब्दुल्ला का नाम तजवीज़ किया तो वो भी बैकफुट पे चले गए, और शरद पवार भी बैकफुट पे, और आखिर पे यशवंत सिन्हा, और यशवंत सिन्हा के सामने अब बीजेपी की द्रौपदी मुर्मू होगी। और द्रौपदी मुर्मू ने परसों ही अपने इंतखाबी पर्चे दाखिल तो कराए हैं। आज इंतखाबी पर्चे दाखिल कराने का दिन यशवंत सिन्हा का था, और आज के दिन पे उनके साथ अपोजिशन की लगभग 20 बड़ी और छोटी जमातों के सभी लीडरान मौजूद थे। राहुल गांधी भी थे, और जिस तरह पहले भी बताया अखिलेश यादव, और उसके साथ साथ दूसरे बड़े सभी लीडरान। और यहाँ पे सब बता रहे थे कि जोड़ तोड़ करना ही पड़ेगा, सियासी जमातों को मिलकर एक इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। ये इत्तेहाद आज के लिए नहीं, 2024 के लिए भी इत्तेहाद होना चाहिए, और आगे भी बढ़ते रहेंगे, क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल इन लीडरान के बकौल बीजेपी ने बना रखी है वो मुल्क के लिए बड़े ख़तरे की बात है। और उस ख़तरे से बचने और बचाने के लिए मुल्क के सभी अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। जयराम रमेश हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, बीजेपी से लेके, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस से लेके दूसरी सभी अपोजिशन जमातों के लीडरान आज यशवंत सिन्हा के साथ मौजूद थे। और मुल्क का एक बड़ा फैसला या मुल्क का एक बड़ा मामला अब या अगले महीने जुलाई के महीने में तय होने जा रहा है, और अगला मुल्क का सदर कौन होगा, रामनाथ कोविंद के बाद किसके सर पे ताज सजेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सियासी जमूद में कुछ नया उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। उतार चढ़ाव दिल्ली की सियासत में, मुल्क की सबसे बड़ी सियासत में, लेकिन उतार चढ़ाव के बीच में कश्मीर में इनकाउंटरों का सिलसिला भी जारी है। आज भी इनकाउंटर, जनूबी कश्मीर का कुलगाम का इलाका और कुलगाम के नौपुरा के इलाके में आज इनकाउंटर, और सरकारी ज़राए ने बताया कि इनकाउंटर के दौरान हुई गोलीबारी में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं, और पुलिस ज़राए ने इन्हें लश्कर के मिलिटेंट बताया है। ये आपको बताएं, कश्मीर के सोथाल में आए रोज़ एनकाउंटर, और ख़ास तौर पे जनूबी कश्मीर का शोपियां, पुलवामा और कुलगाम का 3 अजला, और इन 3 अजला में आए रोज़ कहीं न कहीं ये सोथाल देखने को मिलती है। और इस सारे के बीच में एक जो सूरत हाल है, जो डरावनी सूरत हाल है, वो कश्मीर में बराबर भी जारी है। आज भी ये जारी रही, और ये भी इतला थी कि 2 से 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी इतला मिलने के बाद यहाँ फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया, जिस दौरान ये गोलीबारी का तबादला हुआ, और इसमें आखिरी खबरें मिलने तक सरकारी ज़राए से 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की इतला भी है। और अब ज़रा सियासत का रुख भी करते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा मामला देखने को मिल सकता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस साल इंतखाबात होंगे? पिछले दिनों से सियासी चिमगोइयाँ भी जारी थी। सियासी हलकों में बताया जा रहा था कि सब कुछ बीजेपी का ही चलता है, तो फिर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात बीजेपी क्यों करेगी, क्यों इंतखाबात करा के अपना पावर शेयर करेगी। लेकिन सरकार के बाद या गैर सरकारी हलकों ने खबरें ये भी देना शुरू कर दी कि अब की बार दिल्ली इंतखाबात कराने का मन बना रही है, और अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो सकते हैं। और उस हवाले से नजरें यात्रा पे, यात्रा के गुजर जाने के बाद सरकार से लेकर गैर सरकारी ज़राया बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, यहाँ की सूरत हाल को भांपेंगे, और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान ही वो यहाँ पे इंतखाबी तारीखों का ऐलान भी करेंगे। इस सब के बीच में बीजेपी भी इंतखाबी मार्चे पर निकली हुई है, और बीजेपी के रविंदर रैना आज कश्मीर में दूसरे लीडरान के साथ इंतखाबी मुआरका हो या दूसरा मामला निकले हुए थे, और जनूबी कश्मीर के कई इलाकों का उन्होंने आज दौरा किया, कई मामलात पे नज़र रखी। और इन्हीं मामलात पर नज़र रखने के बाद जब बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे बात की, मीडिया ने उनसे इंतखाबी मुआरके पर भी पूछा, सियासत का हाल अहवाल भी जानने की कोशिश की, और इंतखाबी मामलात पर रविंदर रैना बीजेपी के रियासती सदर ने आज कुछ यूँ बताया। इलेक्शन आज नहीं तो कल होंगे, होने ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही चाहती है, हम तो चाहते हैं कल के बजाय आज हो। हम पूरी तरीके से तैयार हैं, और हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जैसे ही यहाँ पहले डिलिमिटेशन का मामला था वो पूरा हो जाएगा, और अभी आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्टें बन रही हैं, पोलिंग बूथों का गठन
हो रहा है और मुझे लगता है कि इसके बाद इलेक्शन कमीशन यहाँ फैसला लेगा और यहाँ जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली के यहाँ इलेक्शन होंगे। तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के आखिर में ये, मैं तो चाहता हूँ इस साल के आखिर में, क्या इसी महीने के आखिर में हो जाए। तो बीजेपी क्या कुछ तैयारी कर रही है? बीजेपी की सरकार बनेगी, अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, 50 से ज्यादा अगला चीफ मिनिस्टर बीजेपी का होगा, 50 से ज़्यादा सीटें होगी। बीजेपी तैयारी कर रही है, कर चुकी है। कल क्या इंतखाबात तो इसी महीने हो जाएं तो हम तैयार हैं। ये बीजेपी के रविंदर रैना ने आज मीडिया से बात करते हुए बताया। रविंदर रैना के साथ सुनील शर्मा थे, बड़े और पॉलिसी मेकर्स माने जाते हैं बीजेपी के क्वार्टर्स में। वो तो खामोश ही रहे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब भी बात करते हैं तो बड़ी मज़ेदार या दमदार बात करते हैं। और दमदार बातों में बात निकल के यही आती है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में अब की बार सियासी जोड़ तोड़ भी करेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ फोड़ भी करेगी। और इस तोड़ फोड़ में सबसे पहले कौन सामने आएगा, बीजेपी की तोड़ फोड़ का मुकाबला कश्मीर की सियासी जमातें खासतौर पे किस तरह से करेंगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरे साथी सैयद तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त लाइव नशरियात में मौजूद है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। सबसे पहले मेरा सवाल जो रहेगा, जो आम कश्मीरी कहते हैं या आम सियासी हल्के कहते हैं कि बीजेपी तोड़ फोड़ करेगी कश्मीर की सियासी जमातों में, क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? तोड़ फोड़ में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? जम्मू कश्मीर में जब स्टेट हुआ करती थी तो 6 साल के बाद इंतखाबात हुआ करते थे और मुद्दत मुकम्मल करने के बाद दूसरी पार्टियां हिज़्ब इक़्तिदार पार्टी के ख़िलाफ़ कुछ मामलात को लेकर अवाम को वोट हासिल करने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी के साथ पीडीपी की हुकूमत आधे वक्त में ही ख़त्म हो गई। उसके बाद बीजेपी के साथ भी हुकूमत जो है वो आधे वक्त में ही ख़त्म हो गई। मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल होने के बाद महबूबा मुफ्ती ने मज़ीद 3-4 महीने लगाए थे हुकूमत बनाने में, एजेंडा ऑफ अलायंस दिया था, लेकिन बाद में कहा कि बीजेपी वादा खिलाफी कर गई और एजेंडा ऑफ अलायंस पर नहीं खड़ी उतरी। उसके बाद हुकूमत गिर गई और महबूबा मुफ्ती उस वक्त सिविल सेक्रेटरीट में मौजूद थी जब उन्हें बताया गया कि बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस लिया। बाद में अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों ने कहा, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इससे बेहतर है अवाम के पास जाया जाए और अवाम से ही ये पूछा जाए कि बीजेपी के साथ मिलते वक्त पीडीपी ने कहा था कि जब तक पीडीपी बीजेपी को इक़्तिदार में बांध के रखती है तब तक बीजेपी को काबू में किया जा सकता है। और उसके बाद हुकूमत गिर गई। अब अगली तारीख का ऐलान होना बाकी है। जम्मू कश्मीर में अब क्या इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, ये एक बहुत बड़ा मौजू है जिस पे न सिर्फ बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी इंटेलेक्चुअल क्लास, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल क्लास का ये डिस्कशन है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज अमल की हुकूमत आवाम को क्यों नहीं दी जाती है। अगर सब कुछ ठीक ठाक है, अमरनाथ यात्रा में 10 लाख के करीब यात्री इस साल तशरीफ आवर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का दावा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सिक्योरिटी सिनेरियो से लेकर तजारती अंजुमनों तक और G23 समिट से लेकर बाकी तामीराती काम जो है वो शदोमत से जारी है। अब इंतखाबात हो ना हो, लेकिन बीजेपी के सदर ने जिस तरह से कहा कि वज़ीर आला उनका होगा, 50 से ज़्यादा सीटें वो हासिल करेंगे। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि इन 50 सीटों को जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम गिनने बैठते हैं तो नौशहरा के रविंदर रैना की कॉन्स्टिट्यूंसी लेकर गुरेज तक में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने क्या अपने पौधे लगाए हैं जो आने वाले दिनों में फल हासिल किया जा सकता है, जिसके लिए गालिबन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इत्तेहाद बता रहा है, जो लगातार वो बयान देते हैं कि आने वाले वक्त को और ज़्यादा खराब होने से बचाने के लिए इत्तेहाद लाजमी है। अब बीजेपी के पास जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो पार्टियां इख्तलाफ रखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से उनके माजी को देखकर और उनके माजी के अवराक पलटने के बाद, उनकी तारीख को पढ़ने के बाद वो कहते हैं नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ नहीं जाया जा सकता। हो सकता है कि वो पार्टियां कहती है कि जब भी मौका मिलेगा हम होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे। मुल्क का मसला, जम्मू कश्मीर का मसला नई दिल्ली के पास है, जो भी मसाइल हैं गालिबन इसमें अब वजाहत की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि कुछ पार्टियां हैं जो आने वाले दिनों में जब बीजेपी सीटें गिनेगा, जब जिस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस मुकम्मल होगा, वोट शुमारी मुकम्मल होगी, हो सकता है कि वो पार्टियां जो हैं उनके साथ इत्तेफाक करेंगी। लेकिन 50 तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर में बीजेपी का, रविंदर रैना का आज का बयान जो है, इसके पर नताइज क्या अखज़ किए जा सकते हैं या नहीं, एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो आंकड़े हमें नज़र आ रहे हैं, जो आसार हमें दिख रहे हैं, जो सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं कि इंतखाबात हो ना हो, अक्टूबर नवंबर में अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो हो सकता है कि मार्च अप्रैल में होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जमहूरी तर्ज अमल की हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूद बहस बैनुल अक़वामी सतह से लेकर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर अमित शाह। आपने तफसील से बहुत कुछ बताया, लेकिन मेरा सीधा सवाल आपसे था, लोग अक्सर इल्ज़ाम कहते हैं महाराष्ट्र की मिसाल दी जा रही है, बाकी जो मुल्क की सियासी जमातों की सरकारें गिराए जाने की मिसालें दी जाती हैं। क्या जम्मू कश्मीर में बीजेपी
यहाँ की सियासी जमातों में तोड़ फोड़, खासतौर पर कश्मीर में तोड़ फोड़ करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में तोड़ फोड़ की सियासत करते हैं, ये आज की बात नहीं है, लेकिन माजी में भी आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक वक्त में इक़्तिदार से दूर किया गया। उस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया। उसके बाद कई एक मौक़ों पर जब पीडीपी और कांग्रेस थी तो उसके बाद पीडीपी को अपनी इनिंग जो है सियासी इनिंग नामुकम्मल छोड़नी पड़ी। बीजेपी और पीडीपी जब मिली आपस में तो उसके बाद तमाम शराइत माने थे, लेकिन हुकूमत को उन्होंने गिरा दिया। जम्मू कश्मीर में कोई नई बात नहीं है। साल 1996 से लेकर अभी तक जो इंतखाबात होते रहे उसमें हमने उतार चढ़ाव 2008 में भी देखा, उसके बाद 2018 में भी देखा। उसके बाद डिलिमिटेशन और बाकी मामला मुकम्मल करने के बाद बीजेपी कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही फुल मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर आए, जो एक जमहूरी तर्जमल में गलत बात नहीं है। लेकिन क्या ये आंकड़े हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा 4 अगस्त 2019 के बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से दर्जनों लीडरान जो किसी वक्त राज्यसभा के मेंबर बने थे, कैबिनेट मिनिस्टर बने थे, 2 से 3 बार मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल बने थे, उन्हें पार्टी से निकाला गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आप दविंदर रैना की मिसाल लीजिए। ये जो लीडरान थे इन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस थे, या मुश्ताक बुखारी साहब थे, या बहुत सारे लीडरान थे जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकाल दिया गया, उसके बाद दूसरी पार्टी में लिया गया। हो सकता है कि ऐसे आसार और ऐसी इनिंग, सियासी इनिंग आगे भी जारी रहेगी, तब जाके 50 का आंकड़ा जो रविंदर रैना ने आज ख्वाब सजा रखा है, इसको हासिल करने में शायद एक कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। कश्मीर में क्या हाल रहेगा? क्या 50 का आंकड़ा तो जम्मू में पूरा होगा नहीं? मैंने जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स से जम्मू में बात की, सब कहते हैं कि बाहर जो कुछ भी बीजेपी को आज लोग बताएं, लेकिन इलेक्शन के दौरान, वोट शुमारी के दौरान मंत्र जो है, जादू जो है मोदी जी का चलेगा, कंवल के फूल का चलेगा। बूथ के अंदर का हाल बाहर अलग होगा, बाहर का हाल अलग होगा। लेकिन कश्मीर में यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, यहाँ पे जो मुल्क की सियासत हुई, जो नुपुर शर्मा का बयान है, सारे के बीच में क्या यहाँ पे बीजेपी या बीजेपी के कंसर्न्स या इंडिपेंडेंट्स, जिन्हें इंडिपेंडेंट बाद में कहा भी जाता है, जो इस तरह के, क्या उनकी कोई पहचान बन सकती है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस वक्त मैं अपना सर्वे बता दूं, जो गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क या जेके न्यूज़ टीम जो है वो मार्केट में है, आम लोगों से बात करती है और दूर दराज पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक आम लोगों से मिलती है, जनता से मिलती है। उसमें आंकड़े अभी बता रहे हैं कि बीजेपी को दूसरी और तीसरी पार्टियों का सपोर्ट मिलने के बावजूद 30 के आसपास तक ही उन्हें सीटें हासिल हो सकती है। लेकिन पीएचडी के मद्देमुकाबिल में कहा जाता है अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इकट्ठा इलेक्शन लड़ती है तो उनके आंकड़े वो 40 क्रॉस हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में। ये एक मामला है, क्योंकि अगर पीएचडी में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीपीआईएम, जेकेपीएम की पार्टियां हैं, तो कहीं दूसरे खेमे में जब आप भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो उनके मद्देमुकाबिल में जो पार्टियां, रीजनल पार्टियां जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर अब कहते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनकी माजी जो है, उनके तारीखी अवराक पलटने के बाद पता चलता है कि उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लिए सब कुछ ठीक ठाक नहीं किया है। तो गालिबन जो 50 का आंकड़ा है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों तक, ईवीएम तक, लोगों तक लाने के बाद जिन नताइज को आप अखज़ करना चाहते हैं उसमें दिल्ली बहुत दूर नजर आती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर प्रोविंस में जो यहाँ की आइडियोलॉजी है, यहाँ के मामलात हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की सियासत जो है वो कदर मुख्तलिफ है। और यहाँ की रीजनल पार्टियों के साथ साथ बीजेपी का जो खीमा, जिस वक्त आज अभी आपने देखा अल्ताफ ठाकुर को देखा, आपने सुनील शर्मा को देखा, रैना को देखा और बाकी लीडरान को देखा, कश्मीर में नताइज आने के लिए हिकमत अमली में तब्दीली लानी होगी। बीजेपी को वो सेक्युलर थॉट के साथ आगे बढ़ना होगा, कश्मीर को कश्मीरियत और उसके रिवायात के ऐन मुताबिक चलना होगा। लेकिन जिस अंदाज से इस वक्त गंगा बह रही है कश्मीर में, ऐसा लग रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी का और ज्यादा पॉलिसी तब्दील करनी होगी, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करना होगा, तब जाके नताइज जो वो चाहते हैं उससे जमहूरी तर्जमल में अखज़ किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया सईद तजमुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथी सईद तजमुल अखज़ कर रहे थे नताइज क्या हो सकते हैं, किस तरह की सिचुएशन बन सकती है और क्या गंगा उल्टी भी बह सकती है। इस तरह के मामला थे और सब के बीच में सबकी नज़रें आने वाले दिनों पे, क्योंकि जो पॉलिटिकल क्राइसिस जो इस वक्त चल रही है कश्मीर में, श्रीनगर का सिविल सेक्रेटरीट कभी लोगों से भरा पड़ा हुआ करता था, लेकिन याद रखिएगा आज की डेट में सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजिम तो आते हैं लेकिन आम लोग बहुत कम नज़र आते हैं, और सिविल सेक्रेटरीट में आम लोगों की कम नज़र आना भी, अक्सर ये लोग कहते हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है, किसी से बात करने की वहाँ पे जगह नहीं है, किससे बात की जाए, ये आम कश्मीरी की बात होती है। और फिर ब्यूरोक्रेसी अकाउंटेबल भी नहीं है। आज की डेट में हम यकीन से कहते हैं, जो हम ग्राउंड सिचुएशन देखते हैं उसके बाद अक्सर लोगों का यही गिला है
कि ग्राउंड सिचुएशन में सरकार जो है अकाउंटेबल नहीं है। कोई किसी से नहीं पूछता है कब सरकार का अफसर दफ्तर आए, कब चला जाए, कब मीटिंग के नाम पे वो घर में बैठे, कब मीटिंग के नाम पे वो पहाड़ों पे दौरे पे चला जाए। और ये सब कुछ तो होता है, लेकिन अवाम का कोई पुरसा निहाल नहीं है। और ये सियासत का बड़ा पहलू। लेकिन आपको बताएं, सियासत में अब इंतखाबात से पहले एक बड़ा मौका है जो 2 साल के बाद शुरू होने जा रहा है, और इसे कहते हैं अमरनाथ यात्रा। 2 दिन के बाद शुरू होने जा रही है, और इस अमरनाथ यात्रा के लिए सरकारी सतह पे भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अवामी हलकों में भी एक तरह से जज्बा है, एक शौक है, एक खुशी है, और इस शौक खुशी के बीच में लंगर भी लगना शुरू हो चुके हैं। आखिरी मरहल में लंगर लगना है। इंतज़ामिया ने अपना मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी शुरू कर रखा है, और बालथल से लेकर चंदनवारी तक सब कुछ पहल ही मुकम्मल किया जा चुका है। कुछ सड़कें कई जगहों पे ख़राब भी हैं, उनको रिपेयर रेस्टोर किया जा रहा है, और कहीं मैक्टिमाइज भी सड़कों पे किया जा रहा है। कोशिश है कि जो भी यात्री यहाँ पे आए, जो भी अमरनाथ पवित्र गुफा के दर्शन के लिए आए, एक सही तौर पे कश्मीर के मज़े भी ले और अच्छी तरह खुश असलूबी से यात्रा भी मुकम्मल कर सके बगैर किसी तकलीफ के। और इस सारे के बीच में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बाज़ाब्ता तौर पे आज फाइनल टच दिया। अपना जो मैक्टिमाइजेशन का प्लान है, अपना जो मैक्टिमाइजेशन का सर्कुलर है, उसमें बालथल से लेकर चंदनवारी तक तस्वीर से लेके वहाँ पे बालथल में हुकाम क्या कहते थे यात्रा के हवाले से, इस मैक्टिमाइजेशन के हवाले से, ज़रा वो सुनते हैं और उसके बाद आपको बताएं। आज सोमवार था। मैं श्री भोले भंडारी सेवा मंडल मुरादाबाद से जुड़ा हुआ हूँ, और ये भंडारा मुरादाबाद का जो श्री भोले भंडारी सेवा मंडल का है, ये रेल पटरी पे लगता है। इसका बेस कैंप बालटाल में है, जो कि बेस कैंप हम लोग, बारिश बहुत थी इसलिए कंप्लीट तो कर चुके हैं कार्य, लेकिन रेल पटरी का कार्य अभी 2 दिन पहले ही चालू हुआ है, लेकिन वो भी काम इस समय युद्ध स्तर पे हो रहा है। तो उम्मीद है कि यात्रा शुरू होने से पहले भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो उसे भी पूरा कंप्लीट कर देंगे कार्य। इस बार एक सुविधा बहुत अच्छी मिल गई कि ऊपर सामान ले जाने के लिए ट्रैक्टर भगवान भोलेनाथ ने ही प्रोवाइड करा दिया, जिसकी वजह से लगभग 1000 पिट्ठुओं का सामान हम 15-20 ट्रैक्टरों पे भेज पाए। 3 दिन से लगातार ट्रैक्टरों पे सामान जा रहा है, जिसकी वजह से हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब यात्रियों को हम ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रोवाइड करा सकते हैं खाने की। ये यात्रा की बात, और यात्रा के साथ साथ आपको बताएं, मैंने पहले ही बताया, आज सोमवार था। सोमवार का मतलब होता है दोबारा हफ्ते की शुरुआत, और कश्मीर में हफ्ते की शुरुआत के दौरान क्या कुछ होता है। यूं तो इस नए दिन पे, हफ्ते के पहले दिन पे सरकार दिखनी चाहिए थी, सरकार के दफातर में कामकाज होना चाहिए था, लेकिन कश्मीर में सरकार के खिलाफ पहले दिन से, हफ्ते के पहले दिन से ही अक्सर मुजाहरे होते रहते हैं। और आज भी मुजाहरों का दिन था, सरकारी मुलाजमीन के मुजाहरों का दिन था, गैर सरकारी जो अंजुमन उनका भी आज था, और सबका सरकार के खिलाफ गिले और शिकवे थे। अगली तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो मांग कर रहे हैं CBI इंक्वायरी की। CBI इंक्वायरी की आपको याद होगा, मांग तो अक्सर की जाती है क्योंकि यहाँ अक्सर जो एम्प्लॉयमेंट केसेस हैं उन पर सवाल उठते हैं। सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में लगाने थे, उस पर खुद सरकार ने बताया कि हम इंक्वायरी करेंगे, फास्ट ट्रैक पे उसका रिपोर्ट हम देंगे। लेकिन अब 1 महीना होने को हो गया है, सरकार वो शायद बात भूल गई है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि कश्मीर में ऐसी ही होता है कि रात गई और बात गई। शायद सरकार को भूल गया है कि नहीं, लोग याद रखते हैं कि सरकार ने वादा किया था कि वो जो सब इंस्पेक्टरी का मामला है उसमें फास्ट ट्रैक बुनियादों पे होगा, लेकिन ये जो मामला है ये सब इंस्पेक्टरी का नहीं है, ये है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का मामला। और आज ये मांग कर रहे थे, इस जो एम्प्लॉयमेंट हुई थी, रिक्रूटमेंट हुई थी फायर एंड इमरजेंसी सर्विस में, तब हमने खबरें भी की थी, तब हमने वाविला भी किया था, लेकिन सरकार के जो बहुत से पुर्जे हैं वो कहीं न कहीं डीले हो ही जाते हैं, और उसके बाद इस मामले पर बड़े सवाल उठे थे। आज एक बार फिर वो स्कैम के हवाले से, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो सो कॉल्ड स्कैम है, जिसे आमतौर पर स्कैम कश्मीर में कहा जाता है, उसके हवाले से वो मतलाशी, रोज़गार के मतलाशी नौजवान श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जमा हुए थे, जिन्होंने तब फार्म भरे थे, फीसें जमा की थी, लेकिन बाद में ठाई ठाई फिश उन्हें देखने को मिला था। और इसी मामले को लेके आज वो बता रहे थे कि CBI की इंक्वायरी उस मामले में हो, और जो हकदार है, हकदार को हक मिले। हम वो लोग बता रहे थे कि हम नहीं कहते कि आप किसी का रोज़गार छीनो, लेकिन रोज़गार वही ले सकता है जिसका हक होगा,
वहाँ जो बैकडोर एम्प्लॉयमेंट हुई है, बैक चैनल से सब कुछ हुआ है, उसको तो सामने लाओ और ये भी देखो कि किस किस अफसर ने की है। ज़रा सुन लीजिएगा, उसके बाद अगला एक और मामला। अभी मुझे बताओ, हम चाहते हैं इस फायर एंड इमरजेंसी सर्विस रिक्रूटमेंट जो 2020 में हुआ था, 3 बार हुआ, 3 बार करप्शन हुई, 3 बार लिस्ट काश हुआ। अब इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाया जाए, उन आला अफसरों को मुअत्तल किया जाए। ये बता रहे हैं कि उन अफसरान को मुअत्तल किया जाए जिन्होंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन क्या हमारी सरकार में उतनी हिम्मत है उन अफसरान का पत्ता हिलाने की? शायद नहीं। माजी का हमारा तजुर्बा यही है। अब हाल में भी सरकार ने बताया था, याद होगा आपको, हमारे एक मेडी स्कैम हुआ था, खुद तब के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया था कि उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में किसी ने उस पर बात नहीं की, किसी ने बताया नहीं। आम लोग भी बात करने पे डरते हैं, अक्सर कहते हैं कि क्या पता है सरकार क्या करेगी, डरते हैं, कोई बात नहीं करते। लेकिन पूछा जा सकता है, उस मेडिक्लेम का खुद जम्मू कश्मीर के तब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया था कि मुझे पैसा देने की कोशिश की गई। वो पैसा कौन दे रहा था, कितना दे रहा था, वो बताया किसी ने नहीं। कम से कम एक वेलफेयर स्टेट में, डेमोक्रेटिक सेटअप में ज़रूरी होता है कि जो इस तरह के लोग हैं उन्हें नंगा किया जाए, बताया जाए कि ये आदमी था, इसने इतना दिया था, इतना किया था। लेकिन सत्यपाल मलिक के उस बयान को भी किसी ने, सरकार ने, हम पब्लिक क्या कर सकते हैं, सरकार ने कंसिडर नहीं किया। और शायद उस मेडिक स्कैम जो था उसमें बहुत सा पैसा तब गपला हुआ था, गरीबों का पैसा गया, सरकार खामोश तब से लेके आज तक। लेकिन एक और मामला है जो सरकार के सर ही चढ़ाया जा सकता है, ये है श्रीनगर के संतूर का मामला। और इस संतूर के मामले पे सरकार से पूछा जा सकता है कि क्यों रोजगार छीना जा रहा है। माना संतूर होटल का अपना कोई था, बड़े बड़े लोगों ने कुछ किया था, कुछ हेरा फेरी भी की हो या क्या कुछ किया हो, लेकिन इसके बाद ये जो फैमिलीज़ हैं 150 के करीब वहाँ के जो मुलाजिम हैं, अगर सरकार ने उसको टीडीसी के हवाले किया है तो टीडीसी इनको एंगेज कर सकती है, तनख्वाह इनकी वहाँ से दे सकती है। इनको इस उम्र में बेरोज़गार करने की क्या जिम्मेदारी, क्या मजबूरी है, क्या वजह है, सरकार से पूछा जा सकता है। श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में ईजैक हो, जितने लोग भी हो, आज इनके साथ यकजाती के तौर पे जमा हुए थे। और आज सोमवार का दिन था और सोमवार के दिन ये लोग यही सरकार से पूछ रहे थे कि आखिरकार इसके पीछे की मसलियत क्या है। कोई वजह तो है कि सरकार, सबसे पहले इस सेंटूर होटल के मामले को लेके हमने कई बार सवाल उठाए। वहाँ पे जो अफसरान बैठे रहते हैं, जिन लोगों को वो दिया जाता है, यूजुअली एक आम आदमी से 7-8 हज़ार रुपये रात का वहाँ पे रेंट लिया जाता था, लेकिन सरकार के जो कारंदे हैं, बहुत से लोग, उन्हें 200, 2000, 800, 500 उस रुपये पर रात को दिया जाता था। बहुत से लोगों को फ्री में चला जाता था। माना वहाँ पे घाटा भी होता, लेकिन घाटा ना होने के बावजूद वहाँ से मुनाफा था, और उसी मुनाफे से इन लोगों को भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा सकता था। टीडीसी की बात करें, आप जानते हैं टीडीसी के बारे में, नहीं जानते होंगे तो पता चल ही जाएगा कि टीडीसी का कितना मुनाफा है। लेकिन फिर भी अगर प्रॉपर्टी वहाँ पे ली गई है तो ऑनरेबल कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पे डायरेक्शन भी दे रखी है, फिर भी इनको कोर्ट के डायरेक्शन के तहत भी इन लोगों को कहीं कुछ क्यों नहीं किया जाता है। ये मामला श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में था, हमने भी बात की, मामला उठाने की कोशिश की। देखते हैं क्या करती है सरकार, ज़रा सुनिए इनकी बात। बदकिस्मती की बात है, हम पिछले 15 रोज़ से यहाँ पे मुसलसल एहतजाज पे है, जबकि ऑनरेबल कोर्ट ने हमें रोज़ रोशन की तरह ये आर्डर है कि आप अपनी ड्यूटियाँ जो है बहाल करो। मगर बदकिस्मती से कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं हो रही है और ऑनरेबल कोर्ट का ये आर्डर भी नहीं मार रहे हैं। हम जाए, अब जाए कहाँ? तो हम मुंहबाना गुजारिश करते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो ऑनरेबल कोर्ट का इसका जो ऑनर किया जाए और हमें अपनी नौकरियाँ जो है बहाल किया जाए। चलिए, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर भी है, यहाँ सब कुछ कहता है कि आई विल सू यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू इन द कोर्ट, मैं कोर्ट में आपको देखूंगा। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर का यहाँ पे क्या कहा जाता है, ये ज़रा मामला है। ऑनरेबल कोर्ट अगर इस पर 100 मोटू भी ले तो बात बन सकती है, क्योंकि अगर कोर्ट ने फैसला दिया, कोर्ट की डायरेक्शन है, तो उन पर अमल क्यों नहीं होता है, क्या वाकई में ऐसा होता है। लेकिन नाज़रीन, ज़रा चलते चलते आपको बताते चले हमारे जम्मू कश्मीर बैंक की खिदमत का भी, खुदारी का भी। अफवाहें हैं मार्केट में कि जम्मू कश्मीर बैंक कहीं और जम हो रहा है, क्योंकि पिछले 1-2 महीने से जम्मू कश्मीर बैंक हमको भी रुला रहा है, कस्टमर को भी रुला रहा है, हर किसी को रुला रहा है। और रुलाएगा क्यों नहीं, क्योंकि कहते हैं कि कुछ सियासत है जम्मू कश्मीर बैंक के पीछे। और आज जम्मू कश्मीर बैंक में काम के साथ जुड़े खिदमत सेंटर वाले श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में थे, नारेबाजी भी कर रहे थे, और इनके साथ साथ डिमांड्स जो उनकी हैं, उनकी डिमांड्स का जो जम्मू कश्मीर बैंक ने उनके साथ कमिटमेंट्स किए हैं, उनको लागू कराने की मांग कर रहे थे। फटाफट में सुन लेते हैं, क्योंकि वक्त की कमी है, इनके सुन लेते हैं इनके साथ क्या मामला था।
लोन डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था वो हम आराम से करते थे, लेकिन अब डिजिटल एक्सप्लोरेशन से हमसे ये रोजगार छीना जा रहा है। हमारा एक ही सवाल है, जो वर्दी चेयरमैन J&K बैंक है, बिसाइड से विजनरी बैंकर, ही इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, जो स्टेप्स उसने बैंक में उठाए हैं। ही इज़ ए विजनरी ऑफिसर, ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, ये अक्सर बताए जाते हैं और इसमें कश्मीरी में से रंगसाजी भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इन लोगों को ये सब कुछ झेलना नहीं पाता। अगर हमारे अफसरान विजनरी होते, अगर उनकी सोच होती, समझ होती कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कौन सी कमिटमेंट किया और उस कमिटमेंट को कैसे फिल करना है, फिर हमें ये सब कुछ नारेबाजी, फिर ये बाज़ाब्ता तौर पे अपना काम करते, कौम की खिदमत करते, रोज़गार अपना कमाते, बच्चों को रोज़गार अच्छे स्कूलों में भेजते। लेकिन विजनरी होते हुए भी अगर ये लोग सड़कों पे हैं तो शायद हमारे अफसरान जो हैं, हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो लोग हैं, वो विजनरी नहीं हैं। नहीं तो ये मतवाले थोड़ी है कि काम काज छोड़ के सड़क पे आ जाएंगे। तो ये अलमियाँ हैं कश्मीर के, इन्हीं अलमी पे हम बात करते रहते हैं और इन्हीं बातों को हम आगे ले जाते हुए सरकार के होश के नाखून लेने का मशवरा भी देते हैं। सुनिए सरकार, ये मामला ज़रूरी है, अवाम है तो सरकार है। लेकिन फ़िलहाल श्रीनगर के स्टूडियो से मुझे दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्ज़ी, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।